बहरे कानों को सुनना होगा, बहरे कानों को सुनना होगा, जो सही है वो करना होगा। बहुत सह लिया अत्याचार, अब आंदोलन की बात मानना होगा। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहारी लाल से। मित्रों पिछले 10 दिनों से चल रहे आमरण अनशन में आंदोलनकारी व जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सरकार सिर्फ उनका मेडिकल चेकअप करके खाना पूर्ति कर रही है, लेकिन जो उनकी मांगें हैं जिसमें ट्रेड लाइसेंस, यूजर्स चार्ज एवं शहर की हो रही नारकीय स्थिति पर सरकार के नुमाइंदे जिसमें कलेक्टर एवं नगर आयुक्त हैं उन पर कोई असर नहीं हो रहा। आज भी लोगों का जामबारा यहाँ जारी रहा और अनशनकारी आनंद पटेल की स्थिति बिगड़ रही है। मित्रों इस पर एक रिपोर्ट है और आज एक और आमरण अनशनकारी इस आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं, जिनका नाम है राजेश चंद्र श्रीवास्तव। आज जन विकास मोर्चा के मांगों का अनशन का 10वां दिन है। मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल जी पूर्णतः अस्वस्थता के बावजूद निरंतरता बनाए हुए अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसके बावजूद सरकार एवं प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है और सरकार एवं प्रशासन के लोग जो है सो उनको कोई चिंता नहीं है कि जनमानस की बातों को माना जाए और उस बातों को स्वीकार कर आम लोगों की बातों को सुना जाए। आप जो काम इस शहर के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था और उन लोगों ने जनता के साथ दगाबाजी करते हुए और मुजफ्फरपुर की जनता पर ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स ऐसा काला कानून लादने का काम किया है, जिसके लिए पूर्व विधायक, सह मंत्री और वर्तमान विधायक दोनों पूर्ण रूप से और मेयर, उप मेयर, ये सारे लोग जितने वार्ड पार्षद हैं ये सारे दोषी हैं और इन लोगों ने मुजफ्फरपुर की जनता को ठगने का काम किया है और बेवकूफ़ बनाया है। ये लोग निश्चित रूप से जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और उन लोगों ने, आपने देखा होगा कि वर्तमान विधायक 9 तारीख और 9 मई को, 19 मई को और 24 मई को बंदी का आयोजन किए थे इसी बिंदुओं पर, लेकिन उन्होंने बाद में प्रशासन व्यवस्था से मिलकर उस बंदी को वापस ले लिया और आज जब जन विकास मोर्चा का जब ये आंदोलन उग्र हो रहा है और अपनी ताकत से आगे बढ़ रहा है, सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है, तो ये सारे लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं और कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम भी इसका समर्थन करते हैं। मूलतः वह समर्थन नहीं कर रहे हैं, वह अपना अवसरवादिता का परिचय दे रहे हैं। और आप देखे होंगे कि जिस तरह मुजफ्फरपुर की शहर की नारकीय स्थिति स्मार्ट सिटी के नाम पर किया जा रहा है, आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर में लोग डूब रहे हैं, जबकि पानी बहुत अभी हल्की बारिश हुई है और जो स्थिति है अभी भी नालों में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर नालों का लेवलिंग है वो सही नहीं है। और हमने अपने मांगों में 27 तारीख का जो मांग हमने कलेक्टर को दिया था, बिहार सरकार को दिया था, उसमें हमने उठाया था कि IIT पटना के लोग जो आए थे उन लोगों के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया उसमें स्पष्ट कहा गया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो हो रहा निर्माण कार्य उसका मानक बहुत निम्न स्तर का है और उसका पानी नाले का लेवलिंग जो है वो उल्टा बह रहा है।
जो जांच का विषय है और भ्रष्टाचार का घोतक है। और आपने देखा होगा आज के समाचार पत्रों में सरकार नगर निगम को अपने बचाने के लिए, उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई करने का आज उन्होंने अपनी बातों को कहा है, जिससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार और मोर्चा की बातों को मैंने यह समझते हुए कि यह मामला आगे बढ़ेगा, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात को मानते हुए और जो है सो जांच की बात कही है। मैं राजेश कुमार, जन विकास मोर्चा अध्यक्ष जन विकास मोर्चा राजेश कुमार। आज जन विकास मोर्चा का 10वां रोज है, जो महासचिव आनंद पटेल जी जनहित मुद्दों पर अनशन पे लगातार बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन और निगम प्रशासन अपने कानों में रुई डाल के आराम से बैठे हैं। इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। जनता पे दोहरी टैक्स लाद दिया गया है। जब पूर्व से ही जो जनता स्वच्छ सफाई कर आम जनता देते आ रही थी, फिर दोबारा उन पर टैक्स लाद दिया गया जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। जो जनता का शोषण स्मार्ट सिटी के नाम पे किया जा रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी के लिए 200 करोड़ रुपया वो अलग से फंड है। उस फंड का उपयोग करना चाहिए और शहर को पहले स्मार्ट बनाना चाहिए, व्यवस्था सुधारना चाहिए, फिर टैक्स की बात आती, फिर जनता उस पर विचार करती और टैक्स देने के लिए तैयार होती। बाकी ये तो पहले ही 200 करोड़ रुपया आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी का खर्चा हो गया और सही ढंग से कहीं मानक अनुसार न नाले का निर्माण हुआ है, न नाले का लेबलिंग है जो पानी का निकासी हो पाए। नाला बना वो भी आज नाला इससे बरसात में डूब चुका है और पानी निकासी नहीं हुई सही ढंग से, जो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्य है। जो स्मार्ट सिटी के पैसे के लूट हो रही है, ये पदाधिकारी उस पे ध्यान नहीं देते हैं, बाकी ये जनता पे टैक्स लाद रहे हैं। आज जन विकास मोर्चा लगातार संघर्ष करते आ रही है इस आम जन मुद्दों पर, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वह सभी के सभी अब मौन धारण कर चुके हैं, क्योंकि उनसे जनता का कोई जनता ने जो जनप्रतिनिधि चुन के भेजा था निगम में कि वो जनता का सवाल उठाएंगे, बाकी वह अपने सारे जनता का आवाज़ को दबा के टैक्स पे टैक्स लाद दिए, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। मैं माननीय जिला पदाधिकारी एवं निगम प्रशासन और बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये जनता पे दोहरे टैक्स को पुनः वापस लिया जाए और इससे जनता को निदान दिलाया जाए, और जो स्मार्ट सिटी का कार्य है 200 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार का योजना है, उसको सही रूप से धरातल पर उतारने का पहले प्रयास किया जाए और शहर को स्मार्ट बनाया जाए। फिर टैक्स की बात बाद में जनता खुद देने को तैयार होगी। मैं रमेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, जन विकास मोर्चा। आज अनशन का ये 10वां दिन है। बड़े अफसोस की बात है, इस धरना स्थल पर, इस समाहरणालय में, जबकि बहुत ही नज़दीक में हमारे डीएम साहब हैं, आज 10 दिन से लोग बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का संज्ञान लेने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। जबकि हम लोग डीएम साहब से बहुत आशावान हैं, क्योंकि शहर की समस्याओं को लेकर अगर सबसे बड़े मुखिया होते हैं तो वो डीएम साहब होते हैं। लेकिन डीएम साहब, आपसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आज 10 दिन बगैर अन्न और पानी के जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल जी, समझिए कि उनकी हालत ख़राब होती जा रही है, लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं है कि कम से कम इनको शुद्धि लेने का। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कम से कम उनके प्रति थोड़ा सा भी हमदर्दी दिखाइए, ताकि उनकी ये जो हालत बिगड़ती जा रही है, अगर कुछ इनको हो गया तो इनका सारा जवाबदेही आपके मत्थे जाएगा। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे आदरणीय डीएम साहब के मत्थे कोई कलंक लगे। आप से मेरी पुरजोर गुजारिश है कि आप कम से कम इन समस्याओं पर ध्यान दें। ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स,
ये जो पानी टैक्स है, जल नल के तहत माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि घर तक जल नल पहुंचाएंगे। क्या यही कहकर पहुंचाएंगे कि हम उसका पैसा लेंगे? बताइए। तो फिर किस बात के आप मुख्यमंत्री जो जनता को आप फ्री पानी नहीं पिला सकते? बेकार है आपका मुख्यमंत्री होना, जो इस शहर का जनता पानी पीने का भी पैसा दे। समझिए, आप के लिए ये शर्मनाक वाली बात है। आपसे बहुत लोग आशावान हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पहली बार 5 साल कार्य किया था वो काफ़ी सराहनीय कार्य रहा, लेकिन इन्होंने जो 10 साल डबल इंजन की सरकार बनाकर इस बिहार का सत्यानाश कर दिया। समझ लीजिए कि इन्होंने जब डबल इंजन की सरकार बनाया तो यहाँ का बालू, जो घर मकान बनाने के लिए लोग गरीब सोच रहा है, बालू महंगा, गिट्टी महंगा, ईंटा महंगा, सब कुछ महंगा। और आज के डेट में समझिए कि इस गैस सिलेंडर पर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जो महंगाई, आज भी 50 रुपया बढ़ा दिया गया। क्या इनका काम यही है कि महंगाई की मार मारते चले रहो ताकि गरीब खुद मर जाए? गरीब की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। आप कम से कम देश के राजा हैं तो कम से कम प्रजा की सोचिए। अगर प्रजा की नहीं सोचेंगे तो देश का राजा का भी कोई नहीं सोचेगा। जब रोड पर जनता आ जाएगी तब आपको कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है और आप इस बिहार में मात्र 40 या 45 कुर्सी के आप सरकार चला रहे हैं, बहुत कमज़ोर अवस्था में है, लेकिन आप पर हावी बनी हुई है ये बीजेपी सरकार, जो समझिए कि किसी वक्त भी आपको पलटी मार सकती है। समझ लीजिए, अभी भी कम आपके पास समय है कि आप कुछ ऐसा करें जो बिहार की जनता के लिए भलाई हो। आप जेपी के अनुयायी हैं और आप उसी से निकले हुए लोग हैं। कम से कम आपके दिल में पूरी गरीबी के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आप जाकर के डबल इंजन की सरकार बनाकर ये सारे चीज़ भूल चुके हैं और आप समझिए कि बीजेपी में जाके कैद हो चुके हैं। आप फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन वो फड़फड़ाहट भी किसी काम का नहीं है। आने वाले समय में आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो कम से कम ये ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज जो मैं गौरक्षा अभियान समिति का अध्यक्ष मुजफ्फरपुर नगर की ज्वलंत समस्याओं को देखते हुए कई बार मैं नगर आयुक्त से मिला, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मानसून का दस्तक भी दे चुका था, लेकिन वो अपनी बातों के अलावा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। तत्पश्चात 16 जून 2022 को हमने एक आवेदन जिलाधिकारी महोदय को दिया कि हमारी निम्नलिखित मांगें 4 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत अगर आप द्वारा उस पर विचार नहीं किया जाता है तो मैं 5 जुलाई 2022 से आपके कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन करने को बाध्य हो जाऊंगा। पहला था ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जब तक नियमतः यह संवैधानिक नियम है कि जब तक बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित नहीं होता है तब तक जो है आप किसी भी किसी प्रकार का ट्रेड लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। अगर नगर आयुक्त द्वारा कम से कम 30% लोगों से ट्रेड लाइसेंस पैसा लिया जा चुका है ज़बरदस्ती, तो उसका ये ब्याज सहित पैसा वापस करें, क्योंकि नगर निगम को ट्रेड लाइसेंस का पैसा लेने का हक नहीं है। दूसरा, ये जो पानी का टैक्स लिया जा रहा है, मुजफ्फरपुर शहर में 49 वार्ड है, जिसमें से करीब 30 वार्ड में कनेक्शन हुआ है, बाकी वार्ड में आधा अधूरा काम बाकी है। अयो अप्रैल माह से पैसा मांग रहे हैं। तीसरा, यूजर का चार्ज, कूड़ा के लिए भी ये पैसा निर्धारित किए हुए हैं। जैसे आपका जो है नगर निगम का टैक्स है, उस हिसाब से आपको कूड़ा का भी पैसा देना है। चौथा, आज से 4 दिन पूर्व नगर आयुक्त महोदय एक नया फरमान जारी किए हैं कि अगर आपको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसके लिए होल्डिंग टैक्स की रसीद चाहिए। मैं उनसे बात बता देना चाहता हूं कि जो आदमी किराएदार है वो नगर निगम की रसीद कहां से ला के देगा, या बिहार सरकार या सोगरा स्टेट की ज़मीन में है वो बिहार सरकार की रसीद कहां से ला के देगा, उसके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कहां से बनेगा। मैं अपना घर है, मेरा 5 धूर ज़मीन 10 धूर है, मैं अगर अपने घर में फरमान उनका चालू है, मैं अगर अपने घर में हैंड पंप लगवाया हूँ तो 10,000 रुपया महीना नगर निगम को अलग से दूँ। ये सब लाइसेंस के अलावा 10,000 रुपया महीना।
अगर अपने घर में जो है समरसेबुल लगवाया हूँ तो उसका 15,000 रुपया सलाइन के खजाने में जमा करे। अगर नगर निगम मुजफ्फरपुर शहर की जनता को स्वच्छ पानी देता, समय से देता, तो अपने घर में लाख रुपया खर्चा करके समरसेबुल क्यों लगवाते? इस बात का जवाब कौन देगा? नगर आयुक्त देगा या यहाँ का जिलाधिकारी देगा? मैं पूछता हूँ इस अनशन के मन से। साथियों, हमारा अनशन जब तक जारी रहेगा तब तक ये सभी मांगे पूरी नहीं होगी और शहर की ज्वलंत समस्या को यहाँ की जनता को निदान नहीं दिलाया जाएगा। कई जगह देखा शहर की स्थिति क्या है, मोती झील में रोज गिर रहे हैं लोग, लेकिन नगर आयुक्त तो नजर आ रहा है कि लोग गिर रहे हैं। उनको इससे क्या लेना देना, तो अपना 4 चक्का से आए, 4 चक्का से गए। इसी के साथ मैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी आज हमारे अनशन का दूसरा दिन है। अभी तक कोई पदाधिकारी यहाँ मिलने नहीं आया। अभी चंद मिनटों पहले कुछ सदर अस्पताल से डॉक्टर लोग आए थे, बीपी वगैरह चेक कर गए। लेकिन जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ही इस अनशन स्थल से मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, भले हमारे यहाँ से रंसी उठे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता के जय भारत माता के। जय। आज मुजफ्फरपुर की जो स्थिति बन चुकी है, यह बड़ा ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मुजफ्फरपुर की धरती जो क्रांतिकारी धरती रही है, चाहे वो अंग्रेजों की लड़ाई थी, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय भी मुजफ्फरपुर ने अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया था, चाहे वो इंदिरा की इमरजेंसी थी उस समय भी संपूर्ण क्रांति मुजफ्फरपुर से ही बिगुल फूकने का काम जेपी ने किया था। ऐसे स्थिति में इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती पर आए हुए ये प्रशासक बंधु और ये बिहार सरकार जो बिहार पटना में बैठी हुई है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रही है कि हम किस प्रकार से तानाशाही रवैया मुजफ्फरपुर के लोगों के ऊपर में थोप रहे हैं। क्या यह उकसाने का काम नहीं कर रही है यह बिहार सरकार मुजफ्फरपुर की जनता को कि आज यहाँ ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स और पानी का टैक्स, कूड़ा उठाव का टैक्स लादने का काम कर रही है। लगभग पिछले 50 वर्षों से जिस होल्डिंग टैक्स में हम पानी की रकम अदा करते आ रहे हैं, जिस होल्डिंग टैक्स में हम स्वच्छ, वहीं गंदा पानी का अंबार लगा हुआ है। लोगों के सब पानी की सप्लाई में गंदा पानी आ जा रही है। कोई शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं है पानी का। स्वच्छता का हालत यह है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने यह जो धरना स्थल सजाया गया है क्रांतिकारियों के लिए, यहीं आप देख लीजिए कि कितना कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ है। ऐसे स्थिति में पहले से जो हम होल्डिंग टैक्स देते आ रहे हैं उनकी सुविधाएं नदारत है और नई टैक्स लादने का काम जो ये कर रहे हैं, इसको लेकर मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती पर एक बार फिर से जन क्रांति ने जन्म लिया है। और पिछले 9 जून को जिस प्रकार से ऐतिहासिक बंदी करते हुए पूरे व्यवसायी एवं शहरवासियों ने जन क्रांति का आगाज किया और इस बिहार सरकार को बताने का काम किया है कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, जिसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रही है। इसी क्रम में 27 जून से लगातार अनिश्चितकालीन अनशन जन विकास मोर्चा के बैनर तले चल रहा है। इसके बावजूद भी यह कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई जिला प्रशासन जग नहीं रही है। इसके लिए मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शहर के तमाम सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवसायिक संगठन के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, गांधीवादी प्रार्थना करना चाहता हूं कि दलगत नीति से आप ऊपर उठिए और इस चल रहे आमरण अनशन जो राजेश चंद्र श्रीवास्तव एवं जन विकास मोर्चा की जो यह आमरण अनशन चल रही है, अनिश्चितकालीन अनशन चल रही है, इसके समर्थन में आप समाहरणालय परिसर में एक जमघट लगाने का काम करें ताकि यह जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई जिला प्रशासन है यह जागने का काम करे। और अगर यह नहीं जागता है तो जमघट के माध्यम से इसे जिला प्रशासन के कुर्सी से भगाने का काम किया जाए। इन्हीं चंद शब्दों से मैं तमाम मुजफ्फरपुर वासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने दलगत नीति से ऊपर उठिए और इस अनशन का समर्थन करते हुए माननीय जिलाधिकारी तक अपनी बातों को रखने का प्रयास कीजिए। साईं सेवादार अविनाश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, लोकतंत्र में भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपनी विचार रखने, मत रखने और अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रखने का अधिकार प्राप्त है।
उन्हीं के अधिकार के तहत हमारे मुजफ्फरपुर के दो संगठन अपनी मांग को लेकर के और जायज़ मांग को लेकर के पिछले 10 दिनों से एक बैनर के तले अनशन जारी है और दूसरे बैनर के तले अभी एक अनशन जारी है। बहुत विडंबना की बात है, एक IAS अफसर, एक IPS अफसर के नज़दीक में अनशन जारी है और उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाना, यह बहुत ही विचारणीय है। हम समझते हैं कि चूँकि नगरपालिका अधिनियम 2007 की किन्हीं धाराओं में ट्रेड लाइसेंस की बात नहीं कही गई है। ऐसे में पिछले दिनों अखबार के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि चैम्बर और कॉमर्स के द्वारा जो लीगल नोटिस नगर आयुक्त महोदय को दी गई है, उसके आलोक में उन्होंने सरकार से ट्रेड लाइसेंस को लेकर के विचार विमर्श मांगा है, मार्गदर्शन मांगा है। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रेड लाइसेंस की गुंजाइश नहीं है और नहीं लेनी चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं कि नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 344 के तहत ट्रेड लाइसेंस की बात जो कही जा रही है वो लाइसेंस की अनुपस्थिति के बारे में बात कही जानी चाहिए। चूँकि अगर कोई आदमी अपने व्यवसाय के लिए कोई परिसर को यूज में लाता है अर्थात व्यवसायीकरण करता है तो आवेदन देता है नगर आयुक्त को, और नगरपालिका चाहे तो उसको लाइसेंस दे सकता है और ना चाहे तो नहीं दे सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रेड लाइसेंस की बात कही जाना कहीं भी उचित प्रतीत नहीं होता और बहुत विचारणीय और क्षोभ का विषय बनता है। वहीं नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 249 के तहत जिन मुद्दों को लेकर, जिन सुविधाओं को लेकर नगरपालिका हमें अधिकार दिया है मांग करने का और उनका कर्तव्य बनता है, उनमें से एक भी व्यवस्था नगरपालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा नहीं किया जाना और टैक्स की मांग किया जाना, एक तरह से एक समझिए कि फिरंगी सरकार से फिरंगी सरकारों में जिस तरह से टैक्स से मांग की जाती थी वो उससे कम नहीं आंका जाना चाहिए। हमने इसके पूर्व, अनशन के पूर्व भी जिलाधिकारी महोदय को एक सूचना दिया था कि अगर इस तरह से सारी लेजिस्लेटिव और समीक्षा का तहत हमने सारी दिया था, उनको एक आवेदन दिया था कि अगर आप नहीं समझते हैं तो हम जनहित याचिका दायर करेंगे। और अभी भी हमने एक आवेदन दिया है, हाल में 30/6 को दिया है एक आवेदन, जिसमें सिटीजन चार्टर के आलोक में जो कार्य नहीं हुआ है उसके आलोक में अगर कार्य आप नहीं करते हैं तो हम जनहित याचिका दायर करने के लिए हम स्वतंत्र होंगे। उसी कड़ी में हम अनशन स्थल पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारा समर्थन जारी है और जारी रहेगा। चूँकि मैं पूर्णतः विश्वास करता हूं कि ट्रेड लाइसेंस लगाना कतई उचित नहीं है और न सरकार लगा सकती है। भले ही नगर आयुक्त अज्ञानतावश इस बरकरार करके, लोगों को बरकरार करके और ट्रेड लाइसेंस की बात कर रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस उन लोगों के द्वारा ली गई होगी जिन्हें बैंक ऋण लेने के संबंध में ट्रेड लाइसेंस की मांग की गई है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन इसको थोपा नहीं जा सकता कि उनको ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। आप हमारे आप सामने मीडिया के साथी बैठे हुए हैं और हम जानते हैं कि आप अधिवक्ता हैं और क्रांतिकारी। जब बिगुल फूकी गई थी स्वतंत्रता आंदोलन में तो अधिवक्ता लोग ज़्यादा उसमें थे और अग्रणी थे और पत्राचार भी करने के माध्यम से आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। तो हम चाहेंगे कि इस आंदोलन में आप घी में आग डालने का काम करें। इसी शब्दों के साथ अशोक कुमार देशमुख, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम, भारत।